हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस जो कि पास्ट वीक के करंट अफेयर्स से ओरिएंटेड होंगे। एंड ये जो पास्ट वीक के करंट अफेयर्स है इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको ऐसे याद तो नहीं हो सकते, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके दिमाग में वो बेटर रिटेन कर सकता है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि जब क्वेश्चन मैं रीड करूंगी आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके आपको जो करेक्ट आंसर लगता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस उसमें से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन दैट फॉलोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट मिशन यूजिंग द लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3 और GSLV Mark 3. First, it is an Indian space research organization that is ISRO's heaviest rocket. Second, LVM-3 M2 is a dedicated commercial satellite mission of the joint venture between ISRO and NASA called OneWeb. Third, OneWeb's goal is to provide connectivity across the length and breadth of India by 2023. Which of the above statement is correct? A1 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D1, 2 and 3 यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो इसरो है उसका जो LVM-3 है जिसको हम GSLV Mark 3 बोल रहे हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि शार श्रीहरिकोटा से रिसेंटली उसने टेक ऑफ किया है एंड वो LEO यानी कि लो अर्थ की ऑर्बिट में उसे प्लेस कर दिया गया है अलॉन्ग विद द 36 सैटेलाइट्स ऑफ OneWeb जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड इंडिया की भारतीय एंटरप्राइजेस और यूके की गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो LVM-3 जो है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल भी बन जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा मोर लॉन्च व्हीकल जिसमें 4 और लॉन्च व्हीकल्स होंगे वो इंक्लूडेड होंगे OneWeb सीरीज के अंदर जो रिमेनिंग है। फिलहाल 36 तो है ही है, इसके बाद जो 4 मोर व्हीकल्स हैं या 4 मोर लॉन्चेस हैं दे आर इन लाइन टू गो एंड ग्लोबल कवरेज जो है इसका एम है प्रोवाइड करना बाय द ईयर ऑफ 2023 और ये पार्टनरशिप है विद NSIL दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो की जो कि OneWeb कमिटमेंट प्रोवाइड कर रही है कि कनेक्टिविटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया बाय 2023 प्रोवाइड करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि पिलर्स ऑफ क्रिएशन रेफर्स टू a UNESCO recognized world heritage site, B a famous painting by Pablo Picasso that has recently been turned into an NFT, and C a newly minted blockchain based cryptocurrency, D spectacular trunks of interstellar gas and dust. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इट इज अ स्पेक्टाकुलर ट्रंक्स ऑफ इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट। सो इंटरस्टेलर इज जो स्टार्स के बीच की हम बात कर रहे हैं, गैलेक्सी के बेसिस में हम बात कर रहे हैं, स्पेस की जहां पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या है कि बेसिकली इसे फाइंड किसने किया था? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसे फर्स्ट फोटोग्राफ इसकी ली थी। बट जब हम देख रहे हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से बेटर टेलीस्कोप हमारे पास अवेलेबल है जो कि अब जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो उसने क्या किया, इसकी एक और रिफाइंड या डिटेल्ड इमेज जो है उसे कैप्चर किया है जिसका क्या नाम है? पिलर्स ऑफ क्रिएशन। तो जब डिटेल्ड इमेजेस है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो गैस है, ठीक है, तो ये गैस की जब हम बात करें इट इज रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज अ पिलर, तो इसको पिलर्स ऑफ क्रिएशन जो है ना वो नाम दे दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फर्स्ट, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय G20 summit that was held in Paris in 1989. Second, Iran and North Korea are only two countries who are listed under blacklist. Third, it is located in Geneva, Switzerland. Which of the statements given above are correct? A1 only, B2 only, C3 only, D2 and 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि G7 के समिट में, ना कि G20 के समिट में जो कि 1989 में पेरिस में हुआ था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो एज द नेम सेज कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो विद रिस्पेक्ट टू जब फाइनेंसेस बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग की जब बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग, और कोई भी ऐसे थ्रेट्स टू इंटेग्रिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो उसका ध्यान कौन रखेगी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है? क्योंकि ब्लैकलिस्ट जो है ऑफिशियली उसे क्यों किया गया है जहां पे हाई रिस्क ऑफ जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे हम जो है अब एज अ रिजल्ट जब हम ऐसी कोई टास्क फोर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो अब 2 कंट्रीज
या एक कंट्री से भागकर कोई भी अगर हम कहें परपिट्रेटर दूसरी कंट्री में चला जाता है तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट रहती है कॉल फॉर एक्शन की, ठीक है। तो हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन जो है उनको क्या कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट। तो उसमें नॉर्थ कोरिया और ईरान, जहां पे फिलहाल जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो फिलहाल काम नहीं कर पाएगी या वहां पे कॉल फॉर एक्शन नहीं ले सकती, उन्होंने क्या किया, ब्लैक लिस्ट कर दिया उन्हें, ठीक है। दे आर सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है, उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगी हुई हैं और प्रोहिबिटेड मेजर्स जो है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर्स या स्टेट्स ने उनके ऊपर भी लगाई गई हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इट इज इन पेरिस एंड नॉट इन जेनेवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB and blast, that is leaf and collar diseases, which are seen in news recently, affect which of the following? A. Rubber plantations in Kerala. B. Sugarcane plantations in North India. C. Tea plantations in Northeast India. D. Basmati rice varieties in India. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बासमती राइस से रिलेटेड है कि ये जो डिजीजेस है इट इज कॉज्ड बाय अ फंगस, ठीक है, जिसका क्या नाम है, मैग्ना पोर्थे ओरिसे। तो अब एरिया ऑफ कल्टीवेशन अंडर राइस इट हैज इंक्रीज, बट जो बासमती राइस की वैरायटीज है, क्योंकि वी हैव सीन कि बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है जो कि अर्लियर एग्जिस्ट करती थी बट अब उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी हो चुकी है, तो वो बहुत ज्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के सब्जेक्ट जब हो जाती है, प्रोन हो जाती है, तो बहुत डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेज हैं वो भी आगे देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह की दो ऐसी मेजर डिजीजेज है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड ब्लास्ट, जिसको लीफ एंड कॉलर डिजीजेस कहा गया है, जो बासमती राइस में हो रही है, एंड इट इज अ फंगल डिजीज। क्या नाम है, मैग्ना पोर्थे ओरिजे। और मेन काम क्या रहता है, वही कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इफेक्ट करती है, एंड एज अ रिजल्ट जो आउटपुट या प्रोड्यूस है उसको ही ये इफेक्ट करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू सैंडलवुड स्पाइक डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द डिजीज कैन ट्रांसमिट थ्रू सीड्स ऑफ इन्फेक्टेड ट्रीज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सेकंड, देयर इज नो क्योर एज ऑफ नाउ फॉर द डिजीज। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि जो डिजीजेस है ट्रांसमिट हो सकती हैं सीड्स के थ्रू भी, ठीक है, या इन्फेक्टेड ट्रीज के थ्रू भी, या प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, क्या नाम है इसका, फाइटोप्लाज्मा। तो स्टेटमेंट 2 वो भी करेक्ट हो जाती है फिलहाल, क्योंकि ऐसा कोई क्योर नहीं है फॉर दिस सैंडलवुड जो हमारी स्पाइक डिजीज है। तो अब एज अ रिजल्ट कोई ऑप्शन नहीं है कि कट डाउन ही करना पड़ेगा उस ट्री को ताकि रिमूव कर सके जो इन्फेक्शन है ट्री से, ठीक है, या इन्फेक्टेड ट्री जो है वो फर्दर इस ट्री को या इस इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड ना करे, इसीलिए उस ट्री को ही डायरेक्टली कट डाउन कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जिसको हम जीएम मस्टर्ड कह रहे हैं, जिसको डेवलप किया गया है इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द genetically modified mustard has the genes of a soil bacterium that give the plant the property of pest resistant to a wide variety of pests. Second, yeah, genetically modified mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. Third, genetically modified mustard has been developed jointly by the IARI and Punjab Agricultural University. Which of the statements given above is or are correct? A1 only, B2 and 3 only, C2 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों है इनकरेक्ट, जब हम बात कर रहे हैं कि हाँ कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, ठीक है, सॉइल बैक्टीरियम से हमें वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट से बचा सकता है, बट देयर इज नो अभी कोई ऐसी पक्का स्टडी जो ये चीज कह सकती है विद गारंटी। तो एक तरह से ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही नहीं हो जाती। अगर इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये मे वर्ड आ जाता, माइट वर्ड आ जाता, कहीं पॉसिबिलिटी हो जाती, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो अलाउ कर देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में। एंड मोर ओवर जब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की या मस्टर्ड की, जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से अगर हमें पता है कि सरसों को बोलते हैं ना मस्टर्ड हम, तो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे वी कैन सी कि क्रॉस पॉलिनेशन की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है कि ये खुद से ही इतने सक्षम होते हैं कि दे कैन यू कैन से कि पॉलिनेट विद इन इटसेल्फ। सो इसके अलावा जो थर्ड जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की कि इट इज नॉट डेवलप्ड बाय IIRI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है जिसका प्रोजेक्ट था, जिसको फंड किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि डिवीजन ऑफ साइंस एंड मिनिस्ट्री का था। सो स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव इज, और द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज के ग्रोनिजन गैस फील्ड which is seen in news recently is located in which of the following countries? A. Russia, B. Netherlands, C. Ukraine, D. Germany.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीदरलैंड्स। तो जो ये ग्रोनिंगन जो भी हमारी फील्ड है, गैस फील्ड है, ये इट हैज बीन प्रोन या बहुत ज्यादा प्रोन है टू द अर्थक्वेक्स। तो अब इससे क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन है ऑफ द गैस, इट बिकम्स ऑल द वे मोर डेंजरस, राइट। तो जो डच गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस भी किया था कि जो फील्ड है इसको शट डाउन कर दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2024, ताकि जो स्ट्रेस या सफरिंग जो है इसको अर्थक्वेक की वजह से हो रही है, जिस वजह से गैस के एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। और ये अब इस रीजन जो है मल्टीपल अर्थक्वेक कब से देख रही है, 1980 से देख रही है। तो इट विल बी क्लोजिंग द फील्ड, जो डच गवर्नमेंट का डिसीजन था इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट बाय द लोकल्स कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस टू एक्सट्रैक्ट ऑयल और गैस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। First, it is a statutory body to carry out air quality management in the Delhi NCR and adjoining areas. Second, it was originally intended to replace the Supreme Court's constituted Environment Pollution, that is Prevention and Control Authority, for addressing air pollution in the NCR. Third, it has overriding power over the central and state pollution control boards of Delhi, Punjab, Haryana, UP and Rajasthan. Which of the above statement or statements are correct? A1 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि जब हमारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट था, इसको रिप्लेस करने के लिए या इंटेंशन इनकी ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटी, जिसको अब क्या कह सकते हैं ईपीसीए, जिसको फर्स्ट जो है इट वाज सेट अप बाय सुप्रीम कोर्ट बाय एन ऑर्डिनेंस। तो इसको एक अगर हम कहें स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था कि जो दिल्ली और एनसीआर या आसपास की जो स्टेट्स हैं उनका जितना भी अगर हम कहें एरिया या क्वालिटी ऑफ एयर है वो यही मेजर करेगी, यही सारा कुछ एड्रेस करेगी। एंड इसकी सुपरसीडिंग पावर है क्योंकि जो भी हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान के, उनको एक तरह से अगर आप कहें कि अबॉलिश करके इन्हें सेट कर दिया गया था किसे, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो सुपरसीडिंग पावर जो है CAQM के पास है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। So next question we have is Mission Deaf Space, which is seen in news recently, is related to which of the following? A, to improve the reading capability of disabled people. B, to improve the environmental space in government offices. C, to develop innovative solutions for the three services in the space domain. D, promote Indian manufacturers to create products with zero defects. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है अपनी तीनों सर्विसेज की। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया मिशन डेफ स्पेस और जो ऑनगोइंग डेफ एक्सपो जो है उसके अंदर, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात हो रही है। अगर हम टुगेदर देखें कि इंडियन इंडस्ट्री में इतने सारे स्टार्टअप्स को डेवलप करना है ताकि जो मिलिट्री एप्लीकेशंस है स्पेस के लिए या वॉरफेयर के लिए रिक्वायरमेंट हमें रहती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो भी अपना जितना एक्सपर्टीज है, वो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री सर्विसेज उनको ऑफर करे अपने सॉल्यूशंस, और जो आर्म फोर्सेज हैं वो फ्यूचर वे में अगर हम देखें डिफेंसिव रिक्वायरमेंट जितनी भी है उसे फुलफिल कर सके और जो फ्यूचर ऑफेंसिव है उसे भी फुलफिल कर सके। सो अंडर द मिशन जो 75 चैलेंजेस है उन्हें स्टेट डाउन किया गया था, एंड उन्हीं 75 चैलेंजेस को कितने बेटर तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, किस तरीके से डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक स्पेस डोमेन में कैसे बेटर कर सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे लेट डाउन किया गया था। सो जो स्टार्टअप्स हैं या इनोवेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी वेलकम किया गया कि जो भी ये प्रॉब्लम 75 चैलेंजेस हैं इन्हें सॉर्ट आउट करो विद which will include both offensive and defensive capabilities. So next question we have is, with reference to mission life, that is lifestyle for environment, consider the following statements. First, it is designed with the objective to mobilize at least 1 billion Indians and other global citizens to take individuals and collective action for protecting and conserving the environment. Second, mission will be implemented by Department of Science and Technology. Which of the statements given above is correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही है करेक्ट, क्योंकि अब हमें फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है मिशन लाइफ दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कि हमें एटलीस्ट इंडियंस को एंड लोगों को आपस में मिलकर ग्लोबली जितने भी सिटीजन हैं अपने लाइफस्टाइल में ही एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना इंक्लूड कर देना है, राइट। सो अब जो पीरियड कौन सा स्टेट किया गया है 2022 से 2028
8। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ पे नीति आयोग जो है वो खुद से पायलट करेगा। जब हम बात करें बहुत तरीके से मैनेज करेगा, सही तरीके से मैनेज करने की यहाँ पे बात की जा रही है, और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। So next question we have is कि with reference to Rustam 2, consider the following statements. First, it is a medium altitude, long endurance unmanned aerial vehicle. Second, it is being developed to carry out surveillance and recognize roles. ठीक है. First, अब which of the following statements above is are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, जिसका क्या नाम दिया गया है? जिसको नाम दिया गया है रुस्तम 2। तो बेसिकली इसका काम क्या रहेगा कि सर्विलेंस को कैरी आउट कर सकता है, साथ ही साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पेलोड, यानी कि बहुत ज्यादा जो अमाउंट में अगर हम कहें लोड या वेट्स को कैरी आउट कर सकता है, या केपेबल है ऑफ ऑटो लैंडिंग अमंग अदर व्हीकल्स एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to Indus Water Treaty, consider the following statements. First, the treaty allocated the 3 western rivers of the Indus River system to Pakistan for unrestricted usage. Second, the treaty allows India to build run-off river hydropower projects on the western rivers allocated to Pakistan. Third, both countries can approach the United Nations in case of issues arising out of the treaty. Which of the statements given above are correct? A1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी है इनिशियली 1960s में हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे इंडस की 5 रिवर्स हैं, 5 में से जो 3 जिसमें से इंडस, झेलम और चेनाब जो है उनको पाकिस्तान को दे दिया गया था अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेज के लिए। और स्टेटमेंट 2 जो है ये अलाउ कर रही थी कि जो बाकी की जो 3 है, जो हमारे पास इंडस, झेलम और चेनाब है, इनका जो पानी है वो इंडिया भी यूज कर सकता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, जो कि एलोकेट हुई है पाकिस्तान को। बट यहाँ पे एक शर्त और रखी गई थी कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो है टाइमली जो इंस्पेक्शन है, जब हम बात करते हैं, वो आपस में कंट्रीज जो है वो कैरी आउट करती रहेंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो ट्रीटी ने खुद से ही 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मैकेनिज्म सेट डाउन की थी। पहली चीज कि एक परमानेंट कमीशन को बनाया जाएगा, ठीक है। परमानेंट कमीशन जो है आपस में डिस्प्यूट जो है इसे रिजोल्व करेगी। स्टिल अगर जो चीज कोई भी कैरी आउट नहीं हो सकती तो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है खुद से उन्होंने भी फंडिंग कहीं ना कहीं दी थी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तीसरी चीज कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उस वहां पे अप्रोच करेगा इंडिया या पाकिस्तान इन केस अगर ऐसा कोई इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर डिस्प्यूट आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements regarding the draft national credits framework, that is NCRF. First, it is envisioned as an inclusive umbrella credits framework under the National Education Policy 2020. Second, NCRF will enable learners to earn credits not just through academic education or classroom learning, but also through co-curricular, extracurricular, vocational learning, online or distance learning. Third, it will recognize and award credits for prior learning and informal learning too. Which of the above statements is are correct? A1 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि ये नई हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसका ही पार्ट है, जिसमें फर्दर जो है एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अम्ब्रेला क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब इसका क्या काम है कि यहाँ पे एकेडमिक्स के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू ही नहीं, को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल लर्निंग या ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जो है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा अब जो अवार्ड्स एंड क्रेडिट्स जो है लोगों की या बच्चों की जितनी पढ़ाई है उसे रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा फॉर प्रायर लर्निंग या इनफॉर्मल लर्निंग अगर उन्हें अब है। यानी कि अगर हम बात करें अब डिग्री की, अब किसी बच्चे के पास कोई भी डिग्री अगर नहीं है, ठीक है, बट वो उस चीज का स्किल है, that person will also now be recognized and given credit for that. तो basically ये वही policy जो है ये state down करती है। So next question we have is कि consider the following statements regarding NAVIC, that is navigation with Indian constellation. First,
It is India's indigenous regional navigation system like GPS of USA. Second, it was developed by Defense Research and Development Organization, जिसे हम DRDO कहते हैं, for domestic use of Indians. Third, it works only within the territories of Indian mainland. Which of the above statements are correct? A1 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, कि हम इंडियंस जो है जीपीएस ऑफ यूएसए की तरह हम खुद से अब नाविक जो है उसे डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो जो है डेवलप कर रहा है, एंड इट इज नॉट ओनली वर्किंग विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडियन मेनलैंड, बट मेन फोकस जो है अब किसे कवर करने का भी है, आसपास का एरिया जो है, दैट इज 1500 किलोमीटर अराउंड। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब हम बात करें सदर्न कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है उसे कवर करने की बात भी यहाँ पे की जा रही है, तो दैट इज 1500 किलोमीटर जो है वो भी ये कवर करेगा, ठीक है, इन द न्यूअर future. So next question and the last question we have is, with respect to Pokali farming, which of the following statements is correct? A, it is a saline tolerant rice variety grown in Tamil Nadu and harvested in monsoon season. Second, it is a system in which the farming alternates between rice and prawn. Third, it is cultivated with no fertilizers and was conferred the geographical indication tag. Select the correct answer from the codes given below. A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत हो जाती है, सेलाइन टॉलरेंट राइस वेराइटी तो है, बिल्कुल करेक्ट है, बट तमिलनाडु में ग्रो नहीं की जाती, इट इज ग्रोन इन द एरिया ऑफ केरला, एंड हार्वेस्ट जो है इसे मॉनसून सीजन में नहीं किया जाता, मॉनसून सीजन में इसे बेसिकली ग्रो किया जाता है, हार्वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब हम जब राइस की बात कर रहे हैं, राइस जो है ग्रो ही मॉनसून सीजन में की जाती है, राइट। सो इट इज अ सिस्टम जहां पे फार्मिंग ऑल्टरनेटिव जो है बिटवीन राइस एंड प्रॉन होती है, क्योंकि जब राइस को जब हम बात करते हैं, राइस को जब हार्वेस्ट करने की बात आ जाती है, जो फॉडर है बेसिकली जो निकलता है बाद में, वो प्रॉन्स को कल्टीवेशन के लिए, या जब हम बात करें एज अ फूड जो है टू अट्रैक्ट द फिशेस विच द प्रॉन्स फर्दर ईट, उनके लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ केरला को जीआई टैग भी मिला था, क्योंकि कोई फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी इसमें यूज नहीं होते, एंड केरला वाज आल्सो अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द पोकाली फार्मिंग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू कॉमेंट योर स्कोर्स, एंड अगर कोई क्वेरी हो डू कॉमेंट दैट एज वेल। थैंक यू सो मच।